नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और कल हमने एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसमें हमने दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया था। तो उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अब दिसंबर का पार्ट सेकंड हम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा, करंट की घटनाओं से संबंधित जो भी स्टडी जीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चंस को हमने देखा था। तो इसी तरीके से इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहली खबर देखो क्या है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो नेपाल है, नेपाल में वहां पर जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें आंतरिक संघर्ष या आंतरिक कलह के कारण वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति को संस्तुति दी कि वो संसद को भंग करें, और वहां के राष्ट्रपति जो हैं विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग किया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है कि बताइएगा हाल ही में किस देश द्वारा संसद को भंग किया गया, या किस वहां राष्ट्रपति कौन थे। ये सब क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेपाल के बारे में। देखिएगा, तो देखिएगा नेपाल की अगर हम बात करें तो जो नेपाल है, देखो यहां पर क्या हुआ है, बात देखो हुई क्या कि यहां पर एक पार्टी है जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, या इसे हम कह देते हैं एनसीपी। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो एनसीपी पार्टी है इसमें कह सकते हैं हम आंतरिक संघर्ष के कारण, मतलब कि जो इसमें जो नेता है उनमें कलह हो गया आंतरिक संघर्ष के कारण और ये जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है यही मतलब सत्ता में पार्टी थी वहां पर। तो ये क्या हुआ है, इसमें जो वहां के प्रधानमंत्री या पीएम थे, पीएम केपी शर्मा ओली की संस्तुति पर, मतलब कि ओली ने लिख कर दिया राष्ट्रपति को, और इनकी संस्तुति पर देखो क्या हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी ने, देखिएगा क्या हुआ, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर दी। और ये जो दिनांक है आपकी 20 दिसंबर 2020 को नेपाल की संसद को भंग किया गया। और देखिएगा संसद भंग यहां पर हुई। अगर हम बात करें कि देखिएगा अलग अलग देशों के जो संसदों के नाम है वो अलग अलग होते हैं। एक वीडियो हमने इसमें मैंने डाली थी वो पहले में संसदों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी थी। देखिएगा, तो यहाँ की जो संसद का अगर हम बात करें कि जो नेपाल की जो संसद है उसका देखो नाम क्या है, नेपाल की जो संसद का जो नाम है वो है आपकी राष्ट्रीय पंचायत। क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बन जाता है कि बताइएगा नेपाल की संसद का नाम क्या है। क्योंकि भारत में संसद बोलते हैं, अलग अलग देशों में संसद के अलग अलग नाम है। तो नेपाल में जो नाम है आपका वो राष्ट्रीय पंचायत है। इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि अभी भी गांव में प्रचलन है कि गांव में जो पंचायत करते हैं तो पाल बिछा लेते हैं बड़ा सा। तो मतलब पाल शब्द यहाँ से जुड़ा और पंचायत आपने यहाँ जोड़ लिया, तो मतलब नेपाल को कहीं ना कहीं रेट पंचायत से होगा, यानी कि नेपाल की संसद का जो नाम है वो राष्ट्रीय पंचायत हो गया। बात यहां तक हमने कंप्लीट की। देखिएगा, अब यहाँ पर संसद भंग हो गई तो आपको पता है कि चुनाव भी यहाँ होंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें नेपाल में, तो जो यहां पर जो नए चुनाव होंगे, देखिएगा जो नए चुनाव होंगे, नए चुनावों की घोषणा भी कर दी गई है और ये चुनाव आपके
30 अप्रैल से लेकर और 10 मई के बीच होंगे, यानी ये होंगे आपके 30 अप्रैल से लेकर और 10 मई 2021 के बीच ये चुनाव होंगे आपके। बात यहां तक क्लियर हुई? देखो इतनी बात यहां तक हमने देखी। अगर हम बात करें कि जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है, क्या इसका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा था या कब खत्म, तो अगर हम बात करें इसकी जो वर्तमान जो सरकार थी उस समय, या कह सकते हैं कि उस समय की मतलब भंग होने से पहले जो वर्तमान सरकार थी वो देखो क्या हुआ था, 2017 में अस्तित्व में आई थी और 2022 तक जो था इसका कार्यकाल था, मतलब 5 वर्ष कार्यकाल था। कब बनी थी? जो केपी शर्मा ओली है 2017 में आपके प्रधानमंत्री बने थे और 5 साल यानी 2022 तक ये सरकार चलने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष के कारण, कलह के कारण जो है इसमें भंग हो गई जो संसद है। बात यहां तक हमने कंप्लीट कर ली। संसद का नाम मतलब राष्ट्रीय पंचायत जो है भंग हो गई। अब हम देखिएगा बात करते हैं कि अब नेपाल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो भी हम देख लेते हैं। देखिएगा तो अगर हम बात करें नेपाल की, देखिएगा राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, या और जो चीजें हैं वो हम सब पढ़ेंगे। देखिएगा देखें अगर हम बात करें नेपाल की तो इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू और यहां की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम आपने देख लिए। अब नया प्रधानमंत्री बनेगा मई में, तब हम चुनाव पर इसकी बात करेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें नेपाल की, देखिएगा ये भारत का पड़ोसी देश है। ये क्या है? भारत का पड़ोसी देश है और इससे हमारे भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? 5 राज्य स्पर्श करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो 5 राज्यों में देखिएगा तो सबसे पहले जो राज्य इसमें है उत्तराखंड स्पर्श करता है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। वैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं वो बात हम बाद में जब यूपी स्पेशल का टॉपिक करेंगे तब वहां देखेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जो यूपी के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन बन जाता है। अगली बात देखिएगा, अगर इसमें हम करें तो बिहार स्पर्श करता है। बिहार के बाद इसमें सिक्किम स्पर्श करता है इससे, और सिक्किम के बाद देखो यहां पर पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा स्पर्श करता है नेपाल को। बात यहां तक हमने कंप्लीट की। नेपाल के बारे में राजधानी हमने देखी, मुद्रा इसकी हमने देखी, इसके देश पड़ोसी कौन कौन से हैं वो हमने देखा। ये सब चीजें हमने यहां तक कंप्लीट की। तो पहली खबर कंप्लीट, और पहली खबर से जो भी तथ्य जुड़े हुए थे वो सबको, सारे के सारे तथ्य मैंने आपको यहां पर लिखा दिए। अब देखिएगा अगली खबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा तो वो इस प्रकार से है, अब देखिएगा कि जो भारत देश है, भारत किसी दूसरे देश के साथ जब वार्तालाप करता है तो उसे हम कहते हैं द्विपक्षीय वार्ता। मतलब भारत करे या दो देशों के बीच जो वार्ता होती है उसे द्विपक्षीय वार्ता कहा जाता है। और अभी आपको पता है कि 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण जो वार्ताएं हुई हैं वो लगभग आभासी रूप में, मतलब वर्चुअल रूप से यानी ऑनलाइन संपन्न हुई हैं। तो ऐसी ही एक वार्ता पर हम जिक्र करते हैं। देखिएगा कि एक वार्ता को मैं नाम दूंगा यहां पर द्विपक्षीय शिखर वार्ता। द्विपक्षीय शिखर वार्ता, और ये जो शिखर वार्ता है ये आभासी रूप से संपन्न हुई है। कैसे संपन्न हुई है ये वार्ता? आभासी रूप से वार्ता संपन्न हुई है।
अब देखिए हुई किस किसके बीच है, तो 11 दिसंबर 2020 भारत व उज्बेकिस्तान के बीच ये वार्ता हुई है। और इस वार्ता में अगर हम बात करें तो इसमें दो लोग, मतलब कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों ने अध्यक्षता की थी इस वार्ता की। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करें सह अध्यक्षता, तो सह अध्यक्षता की अगर हम बात करें इसमें मतलब दो लोगों ने साथ मतलब दोनों ही लोग अध्यक्ष बने इसके। तो पहले बने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी व उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम है शावकत मिर्जियोयेव। यहाँ के क्या बने, ये दोनों लोग मतलब इसमें अध्यक्षता की थी। अगली बात हम बात करें यहां से, इसमें हुआ क्या देखो, कोरोना संक्रमण में भारत द्वारा उज्बेकिस्तान को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई, तो उसके लिए धन्यवाद कहा उज्बेकिस्तान ने। और यहाँ पर विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें क्या है, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें इस वार्ता में हुई। तो ये वार्ता इतनी इसमें इंपोर्टेंट चीजें हैं, देखिएगा। अब हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। अगर हम बात करें, देखिएगा उज्बेकिस्तान जो है एक मध्य एशिया का देश है। किसका देश है? जो उज्बेकिस्तान है ये एक मध्य एशिया का देश है। और अब हमारे लिए देखो, जो भी देश के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसकी राजधानी और मुद्रा पर हम जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम जब भी 3-4 देश एक क्लास में हम पढ़ लेते हैं तो उन 3-4 देशों के बारे में राजधानी और मुद्रा हमें हाथों हाथ याद हो जाती है। और इसी तरह से 3-3, 4-4 करके हम लगभग जो भी देश महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी मतलब चर्चित रहे हो, उन सब देशों के बारे में मुद्रा और राजधानी याद हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में आपके ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर राजधानी और मुद्रा के रूप में क्वेश्चन जरूर हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब भी कोई देश डिस्कस करें तो उस देश के बारे में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या राजधानी है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब डिस्कस करते रहें। तो अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो यहाँ की जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की वो है आपकी, जिसका नाम है ताशकंद। ताशकंद राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोम। सोम यहाँ की मुद्रा है और ताशकंद यहाँ की राजधानी है। ये देश आपका मध्य एशिया में पड़ता है, उज्बेकिस्तान। तो इतनी बात हमने यहाँ तक कंप्लीट करी कि अध्यक्षता किसने की, कब हुई, क्या हुई, किस किस के बीच हुई। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते रहें मंथली, और उन्हीं नोट्सों को जब कोई भी एग्जाम आपका आए तो बार बार रिपीट करते रहें। उन्हीं में से आपके 80% क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिएगा। आगे हम बात करें, देखिएगा तो एक कार्यक्रम चलाया गया है भारत द्वारा जिसका नाम है सिनेमा कार्यक्रम। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नाम है सिनेमा कार्यक्रम है। देखो अगर हम बात करें सिनेमा कार्यक्रम की, तो इसमें देखो क्या होगा कि भारत द्वारा एक फिल्म श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी। देखिए अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, इस कार्यक्रम में देखो क्या है, सिनेमा कार्यक्रम में इसमें देखो क्या है, भारत द्वारा फिल्म श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। और ये जो श्रृंखला प्रदर्शित होगी वो लगभग 2023 तक मतलब चलेगी। देखो इसके बारे में है क्या, वो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये फिल्म श्रृंखला है ये जो चलाई जा रही है भारत द्वारा, ये चलाई जा रही है जो संघाई सहयोग संगठन है, जो उसमें जुड़े हुए देश हैं उन देशों के लिए। देखिएगा
संघाई सहयोग संगठन या SCO, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए ये श्रृंखला चलाई जा रही है और इसमें जो क्या है, फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। देखिएगा इसमें होना क्या है कि इस कार्यक्रम के जो तहत है वो जो हमारी भारतीय फिल्में हैं उन भारतीय फिल्मों को रूसी भाषा में डबिंग किया जाएगा। मतलब क्या होगा इसमें देखो कि जो भारतीय फिल्म है, भारतीय फिल्मों को रूसी भाषा में डबिंग किया जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। अगर हम बात करें इससे आगे के लिए कि इसमें कितनी फिल्में मतलब प्रदर्शित होंगी या पहली फिल्म कौन सी है प्रदर्शित होने वाली, तो अगर हम बात करें देखिएगा इसमें, तो वो इस तरीके से है। देखिएगा कि इसकी जो पहली फिल्म है, मतलब पहली फिल्म प्रदर्शित होने वाली जो पहली फिल्म है वो है आपकी 3 इडियट्स। कौन सी फिल्म है? 3 इडियट्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। सिनेमा कार्यक्रम के तहत प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है जिसका नाम है 3 इडियट्स। बात यहां तक हमने कंप्लीट की। ठीक, देखिएगा अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा इतनी बात यहां तक क्लियर हुई कि इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, तो वो चीज हम डिस्कस की। अब यहां पर देखो एक शब्द आया है आपका संघाई सहयोग संगठन। अगर हम बात करें इस संघाई सहयोग संगठन की, तो जो SCO है इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में संघाई में हुई थी। संघाई जगह चीन में पड़ती है। उसके बाद देखिएगा इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिएगा अगली बात क्या है कि इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इसमें? 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। तो देखिएगा अगर हम बात करें इसके 8 सदस्यों की, तो 8 सदस्यों में कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और भारत है। ये 8 देश हैं जिनके नाम मैं आपको लिखा रहा हूं अभी। देखिएगा जो संघाई सहयोग संगठन है ये 1996 में इसमें 5 देश शामिल थे मध्य एशिया के, भारत पाकिस्तान ये सब देश शामिल नहीं थे इसमें। तो उन 5 देशों ने संघाई 5th के नाम से मतलब संगठन बनाया था, जिसे 2001 में संघाई यानी कि SCO नाम दे दिया गया था। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि इसके जो 8 सदस्य हैं वो देश कौन कौन से हैं, तो देखिएगा इसमें चीन है, चीन के बाद रूस है, कजाकिस्तान है, चीन है, भारत, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उसके बाद इसमें आपका उज्बेकिस्तान है। और अभी मैंने आपको बताया इसमें कि भारत और पाकिस्तान, ये आप यहां 2 अलग से लिख लें, भारत व पाकिस्तान जो है इनको 2017 में लगभग शामिल किया गया है। ठीक, बात क्लियर हुई। इसमें आपके 8 देश हैं, इनके नाम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसमें और चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत 2017 में शामिल हुए। तो 8 देश इसमें हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है वाली हम डिस्कस किया। देखिएगा अब अगली खबर पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अगली खबर क्या है। अगली खबर है हमारे अंतरिक्ष से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट। जितनी भी हम खबर यहाँ डिस्कस करते हैं
वो सारी की सारी खबर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखें, अगली बात हम डिस्कस करें। तो अभी देखो क्या हुआ है, चीन द्वारा, अभी हम चीन पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, एक मिशन है जिसका नाम है चांग-ई-5 मिशन। क्या है? चांग-ई-5 एक मिशन है और ये चीन द्वारा मतलब चलाया गया है। इसके देखो तहत क्या है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर, तो इसमें क्या हुआ है, इस मिशन में तो क्या करा गया कि चंद्रमा की सतह से चट्टान व मिट्टी के नमूने लेकर 23 दिन में धरती पर लौटा। मतलब जो चीन द्वारा इसमें मतलब भेजे गए थे अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने क्या करा कि 23 दिन में मतलब जो है वो वापस जो है चट्टानों के नमूने और मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस लौट आए हैं। तो अगर हम बात करें यहां से कि चट्टानों के जो नमूने हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो चट्टानों के नमूने अब तक मतलब ले आए हैं चंद्रमा की सतह। देखिएगा, तो चंद्रमा की सतह से नमूने मिट्टी चंद्रमा की सतह से चट्टान के नमूने लाने वाले जो देश हैं, उनमें देखिएगा, इनमें नमूनों में लाने वाले देशों में जो पहला देश है वो है यूएसए, दूसरा है सोवियत संघ, यूएसएसआर था पहले, अब तो खैर अलग अलग टूट गया है, मतलब रूस मतलब बोल दे सकते हैं। और तीसरा जो देश है वो बना है चीन। मतलब कि चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया? वो बन गया आपका चीन बन गया है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि जो यूएसए है, इसके बारे में डिस्कस अगर हम करें तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि इसका एक मिशन है, जिसका नाम था अपोलो 11 मिशन। तो इतिहास पर हम जाते हैं इसके। तो इस अपोलो 11 मिशन जो था, देखो ये 20 जुलाई और 1969 को इसके तहत अंतरिक्ष यात्री जो गए थे नमूने लेने, उनमें आपको पता होगा कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला जो व्यक्ति था वो था नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरा था एल्ड्रिन था, और तीसरा जो व्यक्ति इनके साथ था उसका नाम था माइकल कोलिन। तो हम कह सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग था, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिन। ये तीन व्यक्ति, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरा था एडविन एल्ड्रिन, तीसरा इनके साथ जो था वो था माइकल कोलिन। देखिएगा, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले कदम रखा चंद्रमा की सतह पर, कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्री। इन्होंने क्या करा, सतह पर, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, और जहां पर इन्होंने कदम रखा जो वो जगह जो थी, मतलब कि जिस जगह पर इन्होंने कदम रखा वो जगह कहलाई सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि शांत सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि बताइएगा
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका चंद्रमा से। बात यहां तक हमने कंप्लीट की कि शांत सागर कहाँ है? वो चंद्रमा पर है, जहां पर मनुष्य ने सबसे पहला कदम रखा, वही जो स्थान है वो कहलाता है आपका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब इतनी बात हमने यहां डिस्कस की कि कौन कौन गया वहां पर, क्या चीजें थी, कैसे था। देखिएगा नंबर 2 पर गया आपका सोवियत संघ, और इसका जो मिशन का नाम है वो है लूना 20 मिशन। मतलब 1970 में लूना 20 मिशन के तहत ये जो थे चट्टान के नमूने लाए थे यहां पर। तो बात यहां तक हमने क्लियर की, इस तरीके से देखा। देखो अब यहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि चीन की एक और खबर इसके साथ जोड़ लेते हैं, और वो खबर इस तरीके से है। देखिएगा इसी में एक मतलब चीजों को देखो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जहां जहां क्वेश्चन बन रहे हैं उसके डेप्थ में हम जा रहे हैं। देखिएगा अगर हम बात करें चीन की, तो चीन ने एक काम मतलब एक चीज और है, और वो ये है कि एक सैटेलाइट है जिसका नाम है आपका EOS, मतलब कह सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो नाम आपका है, जिसका प्रक्षेपण चीन ने किया है, उसका नाम है गाओफोन 14। गाओफोन 14 का प्रक्षेपण भी चीन द्वारा किया गया है। और ये क्या है आपका एक मतलब EOS की श्रृंखला, मतलब कि ये एक आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब कि चीन ने पृथ्वी की निगरानी के लिए सैटेलाइट ये लॉन्च किया है। मतलब क्या होते हैं सैटेलाइट, क्या होते हैं उपग्रह जो मानव निर्मित होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है कि ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी पर होने वाली जो गतिविधि हैं उनके बारे में, मतलब मौसम संबंधी गतिविधि है या और अन्य गतिविधियां हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, सैटेलाइट होते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई। कल की वीडियो में हमने देखा था कि भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, क्या चीजें थी, वो हमने कल डिस्कस किया था। तो इतनी बात हमने यहां तक डिस्कस की कि चीन ने क्या क्या करा है। देखिएगा वो चीज हम यहां कर चुके हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इसी के तहत एक अमेरिका का एक कार्यक्रम है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा तो अब अंतरिक्ष, देखो हमारे उसमें एक टॉपिक मतलब दिया होता है GS में, जिसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही है आपकी, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं। एक मिशन का नाम है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। क्या है? एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। देखो ये जो आर्टेमिस मिशन है, अगर हम बात करें तो ये मिशन देखो क्या है, अमेरिका क्या करेगी, देखो इसमें अमेरिका द्वारा संचालित है। और इस मिशन के तहत देखो क्या होने वाला है, जो अमेरिका है वो अगले 5 वर्षों, मतलब कि अगले 5 वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि 2024 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। तो इसमें देखो क्या किया गया है इसके लिए, देखो इस मिशन के लिए जो नासा है, नासा द्वारा 18 अंतरिक्ष यात्री चयनित किए गए हैं। इसमें क्या हुआ देखो, 18 अंतरिक्ष यात्री चयनित किए गए हैं, और इनमें एक भारतीय मूल के भी हैं। देखिएगा क्या है, एक भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है राजा चौरी।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण कि भारतीय मूल के कौन है इसमें, राजा चोरी जो है भारतीय मूल के इसमें चयनित हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा क्या है, जैसे अभी हमने कल डिस्कस किया इसरो। इसरो क्या है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा क्या है, एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो जो अगर नासा की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो यूएसए में ही है वर्तमान में। ठीक, तो ये क्या है नासा, जो नासा है वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इतनी बात हमने यहां तक क्लियर की कि आर्टेमिस मिशन जो है वो किसका है, क्या चीजें हैं, वो सब डिस्कस हमने यहाँ किया। तो इतनी खबर कंप्लीट यहां तक हुई कि किससे संबंधित है, ये सब चीजें बहुत एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब देखो आगे हम डिस्कस करें तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन है और मुद्रा इसकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बिडेन बने हैं आपको पता है। अब हम आगे की ओर देखो इसमें बढ़ेंगे। अगली खबर देखो क्या है, देखिएगा एक संस्था है जिसका नाम है फिक्की। क्या है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, फिक्की है। तो सबसे पहले जब हमने लिखा फिक्की शब्द तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि भाई फिक्की है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फिक्की क्या है, ये सब चीजें हमारे माइंड में उत्पन्न हुई। तो देखिएगा अगर हम बात करें फिक्की की तो इसका देखो फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। ये कह सकते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। क्या फुल फॉर्म है इसकी, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिएगा हमने ये क्यों लिखा फिक्की, क्योंकि तो फिक्की की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष मतलब बनाए गए हैं नए। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अध्यक्ष का जो नाम है देखिएगा वो है आपके उदय कोटक। अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक इसके अध्यक्ष बने हैं। ये आपके जो है मीडिया जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है, मतलब कि मीडिया जगत से संबंधित हैं। और इन्होंने देखो जो रिप्लेस किया है, मतलब क्या है कि इनसे पहले कौन था, तो यहां पर थी संगीता रेड्डी। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, संगीता रेड्डी जो थी पहले अध्यक्ष थी, लेकिन अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने, उदय कोटक बने हैं। अब हम देखो आगे अगर हम बात करें फिक्की के बारे में, देखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका नई दिल्ली में है। कहां है हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में है। और ये भारत का एक व्यापारिक संगठन है। क्या है, भारत का एक व्यापारिक संगठन है। तो देखिएगा फिक्की के बारे में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, अध्यक्ष कौन है, तो उदय कोटक आप याद करें नाम से, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब देखो एक अगली खबर पर हम बात करेंगे और अगली खबर इस तरीके से है,
एक शब्द है MRSAM। MRSAM फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, या कहा जा सकता है कि बताइएगा MRSAM में एस का तात्पर्य क्या है, ए का तात्पर्य क्या, मतलब किसी भी शब्द का तात्पर्य पूछा जा सकता है या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो अगर हम बात करें MRSAM की, तो इसका मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मतलब क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली। इसका मतलब क्या है कि मध्यम दूरी की मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है एक आपकी। तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बन जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कि बताइएगा जो MRSAM है ये किसके द्वारा बनाई गई। तो देखिएगा ये जो बनाई गई है ये DRDO द्वारा इजराइल के सहयोग से मतलब बनाई गई है। किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है DRDO ने और इजराइल के सहयोग से बनाया है। तो देखिएगा सबसे पहले DRDO क्या है, देखिएगा जितनी मिसाइलें हमारे देश में अधिकांश होती हैं तो उन्हें DRDO ही विकसित करता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें DRDO की, तो देखिए DRDO क्या है, DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मतलब क्या हुआ कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मतलब हो गया। आगे देखिएगा DRDO के बारे में अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अध्यक्ष कौन है इसके? G सतीश रेड्डी हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। और इसकी जो स्थापना थी वो 1958 में ही मतलब की गई थी। ये जो DRDO है ये हमारे गृह मंत्रालय की एक इकाई है। क्या है, किस मंत्रालय की इकाई है? ये DRDO है गृह मंत्रालय की इकाई है। रक्षा से जितने भी हमारे उपकरण होते हैं वो लगभग सभी जो उपकरण हैं वो DRDO द्वारा ही विकसित किए जाते हैं। अब देखिएगा इजराइल की अगर हम बात करें तो जो इजराइल है इसकी जो राजधानी है देखिएगा, तो राजधानी है इसकी जेरूसलम, राजधानी जेरूसलम है। और इसकी जो मुद्रा है वो है शेकेल। शेकेल जो है यहाँ की मुद्रा है इजराइल की। और इजराइल जो है आपका पश्चिमी एशिया का एक देश है। ठीक, इतनी बात हमने यहां तक क्लियर करी। तो देखिएगा अगर हम बात करें DRDO के बारे में, तो मैंने अभी आपसे कहा DRDO क्या है। जो DRDO है देखो हम क्या करेंगे, चैन बाय चैन पढ़ रहे हैं, मतलब इस चैन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा तो जो DRDO है ये हमारे के जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय की एक इकाई है। किसकी इकाई है? रक्षा मंत्रालय की इकाई है। और अगर हम बात करें रक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के, तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, वो है आपका लखनऊ। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है
वो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है। देखो लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी है। बात यहां तक हमने कंप्लीट की। अब देखो अगली खबर हम पढ़ते हैं कि ये आप जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी चीजें जो है याद बहुत आसानी से हो जाएंगी। मतलब कि माइंड में एक डायग्राम हमारे फ्रेम हो जाएगा, कितनी चीजें हमने पढ़ी। तो इस तरीके से अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो 2 से 3 बार देखने पर सारी चीजें आपके माइंड में कैप्चर हो जाएंगी और जब भी एग्जाम आपका आएगा तो उसमें आप बिल्कुल सटीक मतलब आंसर लगा कर आएंगे। देखिए आगे अगर हम बात करें तो अगली खबर देखो क्या है। देखिएगा अभी एक संगठन है जिसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है? विश्व आर्थिक मंच। और जो विश्व आर्थिक मंच है जो क्या होता है, मतलब इसकी क्या होती है, प्रतिवर्ष एक वार्षिक बैठक होती है। और जो वार्षिक बैठक है ये संपन्न होती है आपकी स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहां होती है? स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी माह में मतलब ये बैठक संपन्न होती है प्रत्येक वर्ष। लेकिन अब ये इसका मतलब हुआ क्या है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। जो 2021 की बैठक है, देखिए हुआ क्या है, 2021 की जो वार्षिक बैठक है ये होगी मई 2021 में सिंगापुर में। क्या होगी? सिंगापुर में होगी। याद रखें आप, देखो बताइएगा कि इस वर्ष जो है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां हो रही है, तो वो होगी आपकी सिंगापुर, मतलब मई में होगी, घोषणा की कर दी गई है। तो कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष जो इसका स्थानांतरण है बैठक का वो दावोस से कहां हुआ, सिंगापुर में कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस विश्व आर्थिक मंच की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कोलोंगी में, कोलोंगी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1971 में। बात क्लियर हुई यहां तक? देखिएगा अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की तो इसके बारे में सारे के सारे फैक्ट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा सबसे पहला जो फैक्ट है इसका, इसकी राजधानी देखो क्या है, राजधानी है इसकी बर्न। राजधानी क्या है? बर्न है। और इस बर्न में देखो क्या है, विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर है। क्या है यहां पर? विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर है। इसे कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान इसको कहते हैं। अगली बात, जो स्विट्जरलैंड है इसमें एक जगह है जिसका नाम है जेनेवा। क्या है? जेनेवा एक यहाँ का शहर है इसका। और इस जेनेवा में देखो 4 मुख्यालय पर हम बात करेंगे। इसमें 4 मुख्यालय हैं देखो जो इंपोर्टेंट है। नंबर 1 है आपका विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO। नंबर 2 है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन,
WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 है विश्व मौसम संगठन, और नंबर 4 है जो महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नंबर 4 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये मतलब कि 4 संगठन जो महत्वपूर्ण है वो आपके यहाँ पर है, इसमें जेनेवा में। तो ये फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है हमने यहाँ पर देखे। तो ये जो हमने आज पढ़ा वो दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ा। तो कल वीडियो हमने डाली थी, उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके आप अच्छे से नोट्स बनाएं। और ये आज की वीडियो जो दिसंबर का पार्ट 2 हमने डाला है, आप इसको भी नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, चीजों को समझें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो अब क्लास को लगभग समाप्त की ओर जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और उन सबको इस करंट अफेयर्स का फायदा हो सके। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज हम समाप्त यहीं करते हैं।